दोस्तों इस क्यूआर कोड को आप जो है अपने मोबाइल में लीजिए और विश्वास लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए। एनसीईआरटी कोर्स क्लास 6 से 12 तक, जिसमें विज्ञान 6 से 10 तक, इतिहास, भूगोल और पॉलिटी 6 से 12 तक, समाजशास्त्र 11-12 का और इकोनॉमिक्स 9, 10, 11, 12 मिलेगा। फीस है 2499 रुपया और इसकी वैलिडिटी है 1 साल की। तो दोस्तों देर किस बात का, मोबाइल उठाइए और ये क्यूआर कोड डाउनलोड करिए और एनसीईआरटी कोर्स 1 साल तक 1000 घंटे पढ़िए। विश्वास लर्निंग ऐप आपके लिए एक बेहतरीन कोर्स लेकर आया है। वैसे बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जीएस प्रीलिम्स का कोर्स है। आप ये बुक्स देख रहे हैं, सारे ऑथेंटिक बुक्स पर आधारित ये कोर्स है और आप इतने अच्छे कोर्स के लिए इंतज़ार मत करिए और ये क्यूआर कोड जो है उसको अपने मोबाइल में लीजिए, विश्वास लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए और मात्र 2499 रुपया में 1 साल के वैलिडिटी पर इस ऑथेंटिक किताब को जो है आप अपने जेहन में उतारिए और 2025 के जीआईएस के प्रीलिम्स परीक्षा में सफल होइए। भारत सरकार अधिनियम 1935। सबसे पहले इस बिल की रूपरेखा कहाँ से आई? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि गोलमेज सम्मेलन के बाद भारतीयों के हाथ में निराशा लगी थी और अंग्रेज़ों को ये डर सताने लगा कि कहीं भारत में एक बड़ा आंदोलन खड़ा ना हो जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने 1933 में श्वेत पत्र के माध्यम से, जिसको वाइट पेपर कहते हैं, वाइट पेपर का मतलब होता है सरकार का घोषणा, तो वाइट पेपर के माध्यम से नए बिल की रूपरेखा प्रस्तुत की कि भाई हम जो अब एक नया बिल लाने जा रहे हैं उसका ये होगा रूपरेखा। लेकिन हम सभी जानते हैं दोस्तों कि लोकतांत्रिक प्रणाली में किसी भी चीज़ को लागू करने के पहले एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई जाती है। अभी जैसे आप देख रहे हैं हाल फिलहाल में कि प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा में जो चूक हुआ, तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक 5 मेंबर की कमेटी बनेगी और उस कमेटी का जो रिपोर्ट आएगा उस पर जो है फिर हम लोग कोई फैसला देंगे। तो वैसे ही ब्रिटिश पार्लियामेंट में कोई बिल पेश करने के पहले एक कमेटी बनाई जाए। तो रूपरेखा पर विचार करने के लिए लिन लिथगो की अध्यक्षता में एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया गया। यानी कि उसमें कुछ लोग हाउस ऑफ लॉर्ड से भी थे और उसमें कुछ लोग जो हैं वो हाउस ऑफ कॉमन्स में से भी थे और उसके अध्यक्ष थे लॉर्ड लिन लिथगो, ये जो कि उस समय भारत के वायसराय थे और उस समय जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। अब दोस्तों जैसा कि हर बार क्लास में हम यही करते हैं कि शुरुआत से ही प्रश्नोत्तरी की ओर जाते हैं। तो दोस्तों अब देखिए, आपको एक प्रश्न हम दिखाते हैं और ये प्रश्न जो है आईएएस और जीपीएससी के लिए स्पेशल है, लेकिन इसके अलावा इस प्रकार का प्रश्न कहीं भी आ सकता है। तो पहला क्वेश्चन दिया इसमें कि 1935 के एक्ट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें। फर्स्ट,
इस एक्ट की रूपरेखा उन्नीस सौ 31 में प्रस्तुत की गई थी। दूसरा, इस एक्ट को संसद में पेश किए जाने के पूर्व लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी। तीसरा, इस एक्ट के पारित होते समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड लिनलिथगो थे। अब कहेगा उपरोक्त में से सत्य कथन पहचाने। ए, केवल एक या केवल दो, बी 1-3, सी केवल 3, डी 1-2-3। वैसे तो अगर तीसरा स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हो जाए तो एक ही बार में आंसर ए हो जाएगा। लॉर्ड लिनलिथगो तो थे ही नहीं, वो तो वायसराय थे। पीएम नहीं भी याद आएगा तो आपको, ये तो मॉडर्न इंडिया में आप पढ़ते हैं, इतने में आंसर 2 हो जाएगा। लेकिन अगर इसको ऐसे देखा जाए तो एक्ट की रूपरेखा 1933 में, ये भी गलत है। तो इसलिए आंसर जो है ए होगा केवल 2। देखते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर थ्योरी अच्छे से आप पढ़ लेते हैं तो फिर वो किसी भी मोड में क्वेश्चन पूछे गलत होगा ही नहीं। अब आइए आगे बढ़ें हम लोग। तो लिनलिथगो की अध्यक्षता में जो संयुक्त कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर 4 अगस्त 1935 को ब्रिटिश सम्राट की अनुमति प्राप्त कर यह अधिनियम बना था। इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। अब ये अधिनियम कितना बड़ा था देखिए कि उस समय इसमें 321 अनुच्छेद थे। अपने मूल भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे। तो लमसम यह एक संविधान ही था। इसमें 14 भाग थे और 10 अनुसूचियां थी। अपने मूल संविधान में 8 अनुसूची और 22 भाग, उसके सामने यदि देखा जाए तो ये ज़्यादा है। तो क्या देख रहे हैं कि ये था। अब इस एक्ट के पारित किए जाने के पीछे क्या कारण था? तो दोस्तों, मैं आपको एक बार बता चुका हूं कि अगला एक्ट जब भी बोलिए पारित होने का कारण, तब पिछले एक्ट का नाम लेकर के कहिए कि उसके प्रति भारतीयों में असंतोष, क्योंकि उस वक्त वह एक्ट अच्छा लगेगा, लेकिन वही 5 साल के बाद लगने लगेगा कि नहीं, ये जरूरी नहीं है। तो 1919 के अधिनियम से भारतीयों में असंतोष था। दूसरा, जो स्वराजवादी दल 1922 में चुनाव लड़े थे 1919 के एक्ट के आधार पर,
और वो प्रांतीय, वो केंद्रीय विधानसभा में चुनाव जीत कर जो पहुँचे थे 1919 के एक्ट में, वो बराबर विधानसभा में, केंद्रीय विधानसभा में अवरोध की नीति लेकर आते थे। तो अंग्रेज़ों को लगा कि अगर सीट बढ़ा दें तो और भी ज़्यादा दल जो है चुनाव लड़कर आने लगेगा, फिर वो आपस में ही लड़ने लगेंगे। तो एक स्वराज दल की अवरोध नीति। तीसरा, 1927 में जो साइमन कमीशन यहाँ आया था उसको भारतीयों ने स्वीकार ही नहीं किया। तो इससे भी भारतीयों के मन में एक असंतुष्टि की भावना थी और उस असंतोष को दूर करने के लिए एक एक्ट का आना जरूरी था। नेहरू रिपोर्ट जो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1928 में तैयार किया गया था, उस रिपोर्ट में भी यह कहा गया कि 1919 का एक्ट बहुत पुराना हो गया, अब जो है एक नए एक्ट की आवश्यकता होनी चाहिए। और लॉर्ड इरविन जो हैं वो उस समय भारत के वायसराय थे, उनका व्यक्तिगत रूप से मानना था कि अब समय आ गया है कि भारतीयों को डोमिनियन दे दिया जाए। डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है स्वशासी राज्य, यानी ब्रिटेन के अधीन। झंडा तो ब्रिटेन का ही रहेगा, लेकिन बाकी निर्णय जो है भारतीय स्वतंत्र होकर के ले सकेंगे, वो जो है उनको दे दिया जाए। अब देखिए, केवल इस कारण से अगर यूपीपीसीएस, आरएएस, एमपीपीसीएस और अगर बिहार के लिए प्रश्न बनाया जाए तो देखिए किस तरीका से बनेगा। तो बिहार में तो ई लगाना है, इसलिए उसको बाद में लगाते हैं। यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, आरपीएससी, जो भी कह लीजिए, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन। लड़के के मन में ना दोस्तों खाली बस ये एक शंका है कि वो हम उस स्टेट का तैयारी कर रहे हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो राज्य का आप तैयारी कर रहे हैं उस राज्य की संस्कृति, कला, इतिहास, भूगोल ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। प्लस अगर हम संविधान पढ़ रहे हैं तो जब हम राज्य वाले सेक्शन में जाएंगे तो उस राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष का लिस्ट, राज्यपाल का लिस्ट, मुख्यमंत्री का लिस्ट, वो हाईकोर्ट में जाएंगे तो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का लिस्ट, ये आपको नए ढंग से करना पड़ेगा। तो दोस्तों ज़रा देखें, यूपीपीसीएस, एमपीपीएससी सब के लिए, आप हरियाणा जो कह लीजिए, उत्तराखंड, सब के लिए यही है। 1935 के एक्ट के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन असत्य हैं? ए, देखिए जरा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। कौन से कथन असत्य हैं नहीं होना चाहिए, मैं बदल के बताता हूँ। देखिए क्या होना चाहिए, क्या कहते हैं, 1935 के एक्ट के पारित होने के निम्न में से कौन से कारण नहीं हो सकते हैं? ठीक ना। ए, साइमन कमीशन का भारतीयों के द्वारा विरोध। बी, साइमन कमीशन का भारतीयों के द्वारा विरोध। बी,
नेहरू रिपोर्ट में नए कमीशन नहीं, नए एक्ट का सुझाव। सी, लॉर्ड लिन लिथगो द्वारा 1935 के एक्ट का समर्थन। डी, स्वराजवादी दल के अवरोध की नीति। तो लॉर्ड लिन लिथगो नहीं है, लॉर्ड इरविन है, तो आंसर हो जाएगा सी। अब बिहार होगा तो खाली उसमें ई डाल देगा, उपर्युक्त में से एक भी नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ये इस तरीका से बिहार में। अभी देखिए बिहार में कैसे आंसर बदल के इसका ई हो सकता है, अभी देखिए आपको दिखाते हैं। कुछ नहीं करना है, सिर्फ करना है यहां पर नहीं, एक मिनट जरा सा, यहां पर आप लिखिए नहीं हो सकते हैं को कर दीजिए, कौन से कारण हो सकते हैं। कौन से कारण यहां पे आपको सीधा कर देना है, हो सकते हैं। जैसे ये कर देंगे आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि एक से ज्यादा कारण है। इतना ही खेला है बीपीएससी में और इसके अलावा कुछ नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अब इस बिल में कौन कौन से प्रावधान थे, तो हम सभी जानते हैं कि 1861 के एक्ट में दो व्यवस्था किया गया था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, राज्य सचिव, और उसकी इन काउंसिल थी, कुछ सदस्य थे जिसमें अब तो भारतीय भी शामिल होने लगे, उसको कहा जाता था गृह सरकार, होम गवर्नमेंट। यहाँ जो वायसराय शासन कर रहा था वो भारत का प्रशासन था। तो होम सरकार में, गृह सरकार में क्या परिवर्तन किया गया, तो सबसे पहले जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को सलाह देने के लिए जो काउंसिल होता था, उस काउंसिल को समाप्त कर दिया गया। समझिएगा, इस काउंसिल को समाप्त कर दिया गया। इंडियन काउंसिल यानी इन काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया अब नहीं रहा, वो जो 10-12 लोग हुआ करते थे। अब भारत सचिव को 6 सलाहकार दिए गए कि भाई ये आपको सलाह देंगे, और उन सलाहकारों में आधे सदस्य जो कम से कम भारत में 10 वर्ष तक सेवा दिए हों, उसका अनुभव हो, और साथ में उनको भारत छोड़े हुए 2 साल से ज़्यादा नहीं हो, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो भारत में जो परिवर्तन हुआ है वो उनको पता नहीं चलेगा। अब आइए, भारत सचिव के सलाहकार जो होंगे उनको अब एक समय सीमा दिया गया कि वो 5 साल के लिए ही उनको निर्धारित किया गया कि उनका कार्यकाल 5 साल होगा। वायसराय के द्वारा भारतीय मंत्रियों के सलाह से किए गए कार्य पर अब सचिव क्या हुआ कि अब अगर भारत का वायसराय भारत के मंत्री से कोई सलाह लेकर के काम करता है तो उस पर अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कोई संज्ञान नहीं ले सकता है।
कहता है भारतीय हाई कमिश्नर की नियुक्ति का अधिकार वायसराय को दिया गया। अभी तक इंडिया में एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति की जाती थी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के द्वारा होता था। अब ये अधिकार वायसराय को दे दिया गया और उस हाई कमिश्नर का भी कार्यकाल निर्धारित किया गया 5 साल। इसके बाद अभी हम लोग जाने कि नेहरू रिपोर्ट के रखे जाने के कारण जिसमें सुझाव था 1935 का एक्ट आया, तो जरा एक ऑब्जेक्टिव फैक्ट के हिसाब से जाने कि ये जो नेहरू रिपोर्ट की समिति बनाई गई थी उसमें कौन कौन मेंबर किस दल से थे। तो मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और वो कांग्रेस से थे। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से थे और जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस से और वो इसके सेक्रेटरी थे, वो अध्यक्ष थे और ये सेक्रेटरी थे। सर अली इमाम मुस्लिम लीग से थे और शोएब कुरैशी मुस्लिम लीग से थे। एमएस अने, एम मतलब माधव, एस मने श्रीहरि, अने हिंदू महासभा से थे। मुकुंद रामाराव जयकर ये हिंदू महासभा से थे। जीआर प्रधान ये दलितों का नेतृत्व कर रहे थे। सरदार मंगल सिंह ये सिखों को नेतृत्व कर रहे थे और तेज बहादुर सप्रू उदारवादी थे और नारायण मल्हार जोशी जिनको हम एनएम जोशी कहते हैं वो श्रमिक संघ से थे। अभी फोटो भी दिखा देते हैं। इसका मतलब कि नेहरू कमेटी में कुल 11 सदस्य हुआ करते थे। तो दोस्तों अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं कि गृह शासन में जो परिवर्तन किया गया था वो तो आप पढ़ लिए। अब भारत शासन में क्या परिवर्तन किया गया है, तो सबसे पहले अब पहली बार एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई और अखिल भारतीय संघ में 2 प्रकार के राज्यों को शामिल किया गया। एक ब्रिटिश भारत, यानी जहां तक 1857 तक जिस क्षेत्र को ब्रिटेन जीत चुका था भारत में वो ब्रिटिश भारत, और दूसरा देसी राज जिन क्षेत्रों को नहीं जीत पाया और विक्टोरिया के घोषणा के बाद उन क्षेत्रों को स्वतंत्रता का जो है स्वतंत्रता का मतलब कि महारानी के झंडा तले उनको रहना है, तो उन देसी रियासतों को भी इसमें शामिल किया गया। अब जो व्यवस्थापिका सभा होगा यानी राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा, उसमें 4 प्रकार के सदस्य होंगे। पहला 11 ब्रिटिश प्रांत जो है उनमें से जो लोग चुनकर आएंगे। 6 जो कमिश्नरी क्षेत्र है उनमें से जो लोग चुनकर आएंगे या इन दोनों से जिनको मनोनीत किया जाएगा। स्वेच्छा से जो देसी रियासतें आई हैं उनके रजवाड़े जो उनको मनोनीत करेंगे, और वायसराय यही जिस सरकारी सदस्य को मनोनीत करेगा वो। तो इस प्रकार से अब 1935 के एक्ट के द्वारा जो केंद्रीय व्यवस्थापिका होगी यानी कि केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद, वो 4 तरह से वहाँ लोग भरे जाएंगे। एक 11 उस समय ब्रिटिश प्रांत था, उनसे लोग आएंगे। 6 कमिश्नरी क्षेत्र था, उनसे लोग आएंगे। जो देसी रियासत इसमें जुड़ना चाहेगा उनके राजा के द्वारा मनोनीत लोग होंगे, और वायसराय जिनको मनोनीत करेगा वो लोग होंगे। अब आइए, प्रांतों को स्वशासन का अधिकार दिया गया, कुछ उनको एक्स्ट्रा प्रशासन दिया गया, और शासन के समस्त विभागों को यानी अब केंद्र राज्य संबंधों को देखा जा रहा है 1935 के एक्ट के द्वारा कि केंद्र राज्य संबंधों को ध्यान में रखते हुए शासन के जो विषय हैं उन विषयों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक जो है संघीय विषय हुए, यानी इसमें जो विषय को रखा गया उन पर कानून केंद्र बनाएगा यानी केंद्रीय व्यवस्थापिका बनाएगी। आज जो है उस समय उस पर 59 सब्जेक्ट थे। प्रांतीय विषय जिस पर कानून पूरी तरह से प्रांतीय विधानसभा बनाएगी, वैसे 54 विषय रखे गए,
और समवर्ती विषय ऐसे कि जिस पर केंद्रीय विधानसभा और प्रांतीय विधानसभा दोनों को कानून बनाने का छूट दिया गया, ऐसे 36 विषय रखे गए। लेकिन समवर्ती सूची में जो 36 विषय रखे गए उस पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अलग अलग तो अधिकार दिया गया, लेकिन अगर उस पर केंद्र और राज्य दोनों की विधानसभाओं के द्वारा एक दूसरे का विरोध में बिल पास हो जाए तो उस स्थिति में केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून ही जो है वो मान्य होगा। ये जो है इसके अंदर है। अब इसके अलावा मान लीजिए कि जो प्रांतीय विषय के अंदर 59 विषय रखे गए थे, केंद्रीय विषय के अंदर, प्रांतीय विषय के अंदर जो 54 रखे गए और समवर्ती विषय में 36, उसके अलावा कोई मुद्दा अचानक अगर आ जाए 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, तो उसको कहा गया अवशिष्ट विषय। उस पर वायसराय को दिया गया अधिकार कि आप जो है वायसराय उस पर कानून बनाएंगे। आज जब हम लोग संविधान पढ़ेंगे तो इसी प्रकार के केंद्र राज्य संबंधों को ध्यान में रखते हुए एक संघ सूची बनाया गया है जिस पर कानून केंद्र बनाएगा, एक राज्य सूची रखा गया है जिस पर कानून राज्य बनाएगा, एक समवर्ती सूची रखा गया है जिस पर कानून केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बनाएगा, लेकिन विरोध की स्थिति में केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। और यहाँ भी अवशिष्ट सूची रखा गया है कि अगर कोई नया मुद्दा आता है तो उस पर कानून केंद्र बनाएगा। फर्क इतना ही है कि राष्ट्रपति को हम वो अधिकार नहीं दिए हैं, हम हर हाल में वी द पीपुल ऑफ इंडिया को ध्यान में रखकर क्या कहते हैं, पार्लियामेंट को ये अधिकार दिए। अब आइए, प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। मतलब गवर्नर व्यवस्थापिका सभा के प्रति जो उत्तरदायी भारतीय मंत्री होते थे। इसके पहले क्या देखते थे कि प्रांतीय विधानसभा से कुछ लोगों को लेकर के गवर्नर उनको मंत्री बना देता था, लेकिन अभी तक इस कानून के पहले तक गवर्नर उस मंत्री के सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं था। लेकिन इस एक्ट के द्वारा जो है क्या किया गया कि गवर्नर व्यवस्थापिका सभा से जिन लोगों को मंत्री बनाएगा अब उनके सलाह पर ही काम करेंगे। यानी कानून द्वारा प्रांतीय स्वशासन की स्थापना की गई। केंद्र या संघ सरकार के लिए 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांत के समान द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। यानी अब केंद्र में भी विषय को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित विषय जो है वो किसके अधीन रखा गया? वायसराय के अधीन रखा गया। और हस्तांतरित विषय पर कानून बनाने के लिए केंद्रीय विधानसभा को ये अधिकार सौंप दिया गया। अगर यहाँ तक जो आप पढ़े, अगर उस पर से कानून, उस पर से अगर आपको बनाने की बात कही जाए तो अबरी बारी फिर किसका है? देखिए, बीपीएससी, यूपीपीएससी ये वाला प्रकार का तो आईएएस में पूछ ही सकता है। तो अब बारी आ गया फिर से कि यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी, जो कह लीजिए, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, इन सबों के लिए आपको जो है ये कर दिया। तो अब देखिए क्वेश्चन देते हैं। 1935 के एक्ट के संदर्भ में निम्न में से सत्य कथन पहचाने। हमेशा असत्य लिखेंगे तो आपको ये लगेगा कि अरे ये तो 3 सही बना देते हैं, एक को ही गलत करते हैं। अब सत्य कथन पहचानना है तो देखिए ए में दे रहे हैं, एक
अखिल भारतीय संघ की स्थापना एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना जिसमें देसी रियासत शामिल नहीं। दूसरा, केंद्र एवं प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था। सी, केंद्र राज्य संबंधों में सिर्फ 2 सूचियों का उल्लेख प्रांतीय स्वायत्तता की समाप्ति। अब बस इसी में ई लगा देंगे तो बीपीएससी हो जाएगा कि उपर्युक्त में से कोई नहीं उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो देसी रियासतों को शामिल किया गया था, नहीं होगा। यही बी सही है। केंद्र और प्रांत दोनों में द्वैध शासन, हस्तांतरित और आरक्षित विषय। सिर्फ 2 सूची नहीं है, संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची। और प्रांतीय स्वायत्तता दिया गया कि अब प्रांतीय गवर्नर प्रांतीय व्यवस्थापिका के द्वारा चुने गए मंत्रियों के सलाह पर ही काम करेंगे। तो इसीलिए इसका आंसर हो गया बी। तो ये जो है इस तरीके से आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब आइए, अब केंद्र राज्य संबंधों को ध्यान में रखते हुए और प्लस एक अखिल भारतीय संघ है, यूनियन। संघ में हो सकता है हमेशा केंद्र और राज्यों के बीच कुछ विवाद हो जाए, तो उन विवादों को इंटरप्रिटेशन करने के लिए एक फेडरल न्यायालय होना चाहिए। तो इसीलिए एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। उसके बाद इसी समय महसूस किया गया कि एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए, यानी आरबीआई का नाम केवल बदलना है, एक आरबीआई आ गया ऐसे समझना है। एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई। बर्मा और अदन को भारत के शासन से अलग कर दिया गया, यानी वहां अब ब्रिटेन अपने हिसाब से नया शासन करेगा, भारत से उसके शासन को अब कोई लेना देना नहीं है। सिंध और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को गवर्नर के अधीन रखा गया और वायसराय और प्रांतीय गवर्नर को भारत में अंग्रेजी राज की सुरक्षा, शांति, ब्रिटिश सम्राट और देसी नरेश के सम्मान की रक्षा जैसे विशेष दायित्व सौंपे गए। निर्वाचन में सांप्रदायिक प्रणाली का उपयोग किया गया, लेकिन केंद्र और प्रांत दोनों के लिए मत देने की योग्यता में कमी की गई। लेकिन एक चीज हुआ कि अब देश के 13% आबादी को मताधिकार प्राप्त हुआ। अब आइए संघीय शासन में क्या बदलाव हुआ है, ये तो आप मोटा मोटी पढ़े। संघीय शासन में एक है कार्यपालिका जो वायसराय और उसकी इन काउंसिल के द्वारा काम किया जा रहा है, और एक है हमारा व्यवस्थापिका। अब इन दोनों को देखते हैं। तो वायसराय को कार्यपालिका का प्रधान बना दिया गया। आज भी भारत के राष्ट्रपति को कार्यपालिका का प्रधान बना दिया गया है।
आर्थिक प्रस्ताव वायसराय की अनुमति के बिना व्यवस्थापिका सभा में पेश नहीं किया जाएगा। आज भी बजट राष्ट्रपति की अनुमति के बिना संसद में पेश नहीं किया जाता है। वायसराय को उसे अध्यादेश जारी करने और स्वेच्छा से कानून बनाने का अधिकार दिया गया। आज भी राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार दिया गया है और केंद्र में द्वैध शासन, वही आरक्षित और हस्तांतरित विषय में इसको शामिल किया गया। संघीय विषयों को देख लीजिए, दो भागों में बांटा गया। सुरक्षित विषय, इसका शासन वायसराय अपने इन काउंसिल के साथ करता था और हस्तांतरित विषय, इसका शासन वायसराय व्यवस्थापिका के प्रति जो उत्तरदायी मंत्री होते थे उन मंत्रियों के सलाह से वो करता था। अब आइए, वायसराय कभी भी जब चाहे आपात की घोषणा कर सकता है कि देश में इमरजेंसी लगा देते हैं, और तब वो 6 महीने तक अपने हिसाब से देश में कानून बना सकता है। और वायसराय के आपातकाल 6 महीने तक वायसराय लगाएगा, और अगर उससे ज़्यादा समय के लिए लगाना है तो फिर ब्रिटिश की संसद उसको आगे बढ़ा सकती थी। अब विधायिका में जो चेंज किया गया उसको, लेकिन आप जानते हैं कि हर एक पक्ष को ख़त्म करने पर हम आपको एक प्रश्न देते हैं। तो अब देखिए, एक प्रश्न आपको अबरी बारी आईएएस के सवाल का है, तो आईएएस और जीपीएससी के बारे में देखें। (1935) के एक्ट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, केंद्र की बात कर रहे हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, एक बार समझा देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। हम लोग यहाँ से लेकर के जो बात कर रहे हैं, इस चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ तक। वायसराय इन काउंसिल के सलाह से आपातकाल की अवधि को छह महीने से अधिक समय के लिए बढ़ा सकती है। बढ़ा सकती है, ये पहला हुआ। दूसरा, हस्तांतरित विषय पर कानून वायसराय मंत्रियों के सलाह पर ना बनाकर इन काउंसिल के सदस्यों के सलाह पर बनाता था। उपरोक्त में से
सत्य कथन पहचाने। ए, केवल एक। बी, केवल दो। सी, एक तथा दो दोनों। डी, ना तो एक ना तो दो। तो पहला स्टेटमेंट भी गलत है, ये तो ब्रिटिश संसद ही करेगी, अभी पढ़ा चुके हैं। और हस्तांतरित विषय मंत्रियों के सलाह पे होता था, सुरक्षित विषय इन काउंसिल के सलाह पर होता था। तो आंसर हो जाएगा डी, ना तो एक ना तो दो। देखिए इतने वैरायटी का क्वेश्चन आपको पैरेलल बना के दिखा रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि इस कोर्स को जब आप एक बार बढ़िया से देख लेंगे तो ये हमें ऐसा लगता है कि ये भारत का सर्वश्रेष्ठ कोर्स होगा, क्योंकि ऐसे लाइव जो है किसी टीचर का संभव नहीं है कि वो ऐसे करके आपको बना दे, क्योंकि क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए पहले फैक्ट्स। अब आइए विधायिका में क्या किया गया। तो केंद्रीय विधानमंडल के 3 अंग हुए, एक वायसराय, एक राज्य परिषद और एक केंद्रीय विधानसभा। ठीक तो है। आज भी संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो आज उसको हाउस ऑफ असेंबली उसमें कह दिया गया। अब केंद्रीय विधानमंडल जो है, अगर वायसराय को निकाल दिया जाए तो 2 सदनों वाली, ये एक राज्य परिषद और एक केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद को काउंसिल ऑफ स्टेट कहा गया और केंद्रीय विधानसभा को हाउस ऑफ असेंबली कहा गया। अब जरा देखें राज्य परिषद में क्या किया गया। तो ये उच्च सदन था। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 260 अधिकतम हो सकती थी, जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत से 156 और देसी रियासत से 104 लोग होंगे। देखिए यही है इसका पूरा व्यवस्था। राज्य परिषद में अधिकतम 260 सदस्य, जिसमें ब्रिटिश भारत से 156 निर्वाचित सदस्य होते थे और देसी रियासत से 104 मनोनीत सदस्य। यहाँ पर देखिएगा एक कितना अच्छा क्वेश्चन बनाएंगे इसके बाद। अब इन निर्वाचित सदस्यों में प्रांतीय विधानमंडल से 140 लोग निर्वाचित होते थे, जिनमें 75 साधारण स्थान था, वहाँ से हिंदू निर्वाचित होते थे। 49 मुस्लिमों के लिए था। सिख 4 जगह पर आते थे। अनुसूचित जाति से 6 लोगों का निर्वाचन होता था और महिला 6 होती थी। इन्हीं निर्वाचित सदस्यों में यूरोपियों द्वारा निर्वाचित 7 होते थे, एंग्लो इंडियन 1 होते थे, ईसाई भारतीय 2 होते थे और 6 लोगों को वायसराय मनोनीत करते थे। वो महिला, अल्पसंख्यक, दलित प्रतिनिधि होते थे। ये आपका राज्य परिषद का स्ट्रक्चर है। अब आइए ब्रिटिश भारत के सदस्यों के लिए निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई, जबकि देसी रियासत के लिए वहां के रजवाड़े जिसको मनोनीत कर देंगे उनकी व्यवस्था की गई। ब्रिटिश भारत के 156 सदस्यों में फिर वही ये जो अभी बताए, प्रांतीय विधानमंडल के द्वारा 140 लोग, जबकि यूरोपियों के द्वारा 7, आंग्ल भारतीयों के लिए 1, 2 स्थान भारतीय ईसाइयों के लिए और 6 स्थान पर वायसराय महिला, अल्पसंख्यक और दलित प्रतिनिधियों को मनोनीत करते थे। फिर प्रांतीय विधानमंडल के जो सदस्य होते थे उनमें से 75 स्थान साधारण हिंदुओं के लिए था, 49 स्थान मुसलमानों के लिए था, 4 स्थान सिखों के लिए था, 6 स्थान अनुसूचित जाति के लिए था और 6 स्थान महिलाओं के लिए था। राज्य परिषद के सदस्यों को 9 वर्ष के लिए चुना जाता था, लेकिन उसके 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष अवकाश ग्रहण करते थे। 260 के 1/3 मेंबर, यानी लगभग अगर 260 से भाग लगा दिया जाए तो लगभग 1/3 मेंबर
3 अठे 24, 2 3 6 18, 86 मेंबर जो है वो 1/3 वर्ष में अवकाश ग्रहण कर लेते थे। ठीक तो है। आज भी राज्यसभा में टोटल जो है 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, लेकिन 1/3 सदस्य 2 वर्षों में अवकाश ग्रहण करते थे। अब जरा हम लोग आगे देखें। केंद्रीय विधानसभा, जिसका नाम हाउस ऑफ असेंबली रखा गया, यह निम्न सदन था। इसके सदस्यों की कुल संख्या 375 थी, जिसमें 125 देसी रियासत से होते थे और 250 ब्रिटिश भारत के क्षेत्र से चुनकर आते थे। यहां भी देख लीजिए, वही है चार्ट। केंद्रीय विधानसभा में 375 लोग होते थे, जिसमें ब्रिटिश भारत से 250 निर्वाचित होते थे और देसी रियासत से 125 मनोनीत होते थे। ब्रिटिश भारत के 250 निर्वाचित में साधारण स्थान 105 था, जिनमें सामान्य वर्ग के 96 लोग होते थे और अनुसूचित जाति से 9 लोग होते थे। मुस्लिम 82, सिख 8, एंग्लो इंडियन 8, भारतीय ईसाई 8, वाणिज्य एवं उद्योग से 11, जमींदारी क्षेत्र से 7, श्रम क्षेत्र से 10 और 9 महिला इसमें आती थी। देसी रियासत के 125 सदस्यों को वहां के रजवाड़े मनोनीत करते थे। देख लीजिए, देसी राज्यों की आबादी ब्रिटिश शासकों की आबादी की 1/4 थी, लेकिन उनको सीट 1/3 मिला, यानी उनके क्षेत्र से ज़्यादा लोग गए। रियासतों के लिए स्थान का वितरण जनसंख्या के अनुपात में किया गया था। जिस रियासत की जितनी जनसंख्या, उस हिसाब से उनको सीट दिया गया और वहाँ के शासक ही उनको नियुक्त करते थे। ब्रिटिश भारत के दोनों ही सदनों में भी सीटों की संख्या उस प्रांत के आबादी के हिसाब से निर्धारित किया गया था। केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का रखा गया। उच्च सदन के ब्रिटिश भारतीय सदस्यों को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के माध्यम से प्रत्यक्ष निर्वाचन रीति से चुना जाता था और निम्न सदन के सदस्यों को प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्यों से निर्मित निर्वाचक मंडल के माध्यम से परोक्ष रीति से चुना जाता था। यानी उच्च सदन के जो सदस्य हैं वो नॉर्मल चुनाव से जीत कर आते थे और इनका जो है निम्न वाले का, उनको प्रांतीय विधानसभा के लोग चुनते थे। अब आइए संघीय न्यायालय। संघ की राजधानी दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश और 2 सहायक न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन के द्वारा की गई थी और इनका 65 साल तक ये अपने पद पर बने रहते थे। अगर आपको संघीय न्यायालय में से कोई आपके विरुद्ध निर्णय आ गया तो आप उसके लिए प्रिवी काउंसिल में जाकर के, यानी ब्रिटेन के अदालत में जाकर के अपील कर सकते थे। सम्राट की जो काउंसिल होती थी, और 1 अक्टूबर 1937 से ये कार्यालय प्रारंभ हो गया। हम सभी जानते हैं कि हर एक न्यायालय का एक जुरिस्डिक्शन होता है, क्षेत्राधिकार। तो इनके 3 क्षेत्राधिकार थे। पहला प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ये क्या है? तो वो जो एक अखिल भारतीय संघ बनाया गया, उनके 2 यूनिट के बीच में, यानी 2 प्रांतों के बीच में या एक प्रांत और एक देसी रजवाड़े के बीच में अगर संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई मामला आता है तो उसकी व्याख्या के को जो है डायरेक्ट आप इस सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार, अगर हाईकोर्ट में कोई केस गया हो तो वहां से प्रमाण पत्र लेकर के और तब आप संवैधानिक व्याख्या के प्रश्नों के लिए अपील कर सकते हैं। और परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार का मतलब हुआ कि वायसराय जब चाहे तब उच्चतम न्यायालय से कोई भी बस मुद्दे पर परामर्श ले सकता है। आज भी राष्ट्रपति में यही है। अब सर मॉरिस गेवियर ये संघीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे।
और जो अन्य न्यायाधीश 3 बनाए गए थे उनमें से 2 भारतीय रखा गया था, मुकुंद रामाराव जयकर और शाह मोहम्मद सुलेमान। देखिए कैसा कॉम्बिनेशन रखा, एक हिंदू एक मुसलमान। अब प्रांतीय शासन, लेकिन यहां तक आने के बाद अगर हम इसको क्या कहते हैं एक यूपीपीसीएस वगैरह के हिसाब से देख लें तो अच्छा रहेगा। सब एमपीपीएससी देखिए, संघीय न्यायालय की स्थापना तथा उसके 3 क्षेत्राधिकार निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा किया गया? ए, कैबिनेट मिशन, बी 1935 का अधिनियम, ये बी है। सी 1919 का अधिनियम, और ये डी है 1909 का अधिनियम। तो 1935 के अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय और ये परामर्शदात्री उनको जो है अधिकार दिया गया। ये आपका ये क्वेश्चन का था जवाब। अब देखिए आगे, अब आते हैं प्रांतीय शासन। तो सबसे पहले इस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से पूरी तरह अलग कर दिया गया और बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया, बंगाल से उड़ीसा को अलग किया गया। तो क्या देख रहे हैं, उड़ीसा को किया, एक नया स्टेट बना। एक नया स्टेट सिंध को बनाया गया बंबई से इसको अलग करके। प्रत्येक प्रांत में एक कार्यपालिका और एक विधान मंडल की स्थापना की गई। अब उसके बाद प्रांतीय कार्यपालिका, तो केंद्र में तो द्वैध शासन प्रणाली लागू किया, लेकिन प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दिया गया। प्रांत की सभी कार्यकारी शक्ति वहां के प्रांतीय गवर्नरों में नियुक्त कर दिया गया। प्रांतीय गवर्नरों की नियुक्ति सम्राट के द्वारा किया जाता था और उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। प्रांतीय गवर्नर को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद की स्थापना की गई थी। मंत्री परिषद संयुक्त रूप से प्रांतीय विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते थे और जब तक प्रांतीय विधानसभा किसी व्यक्ति को बहुमत नहीं देता था तब तक वो मंत्री नहीं बनाया जा सकता था। मंत्री बनने के लिए उनका प्रांतीय विधानसभा में बहुमत होना जरूरी है। प्रांतीय गवर्नर मंत्रियों के सलाह पर काम करते थे, लेकिन उनको कुछ कामों के लिए विवेकाधीन शक्तियां प्रदान की गई थी, विवेकी शक्तियां। अब आइए प्रांतीय विधानमंडल। इसमें क्या किया गया कि कुछ राज्यों में द्विसदनात्मक रखा, विधान परिषद और विधानसभा, और कुछ राज्यों में जो है एक ही रखा गया। तो कौन कौन से राज्य थे, तो मद्रास, बंबई, बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में प्रांतीय विधानमंडल द्विसदनात्मक थी। निम्न सदन और विधान परिषद, उच्च सदन, विधान परिषद।
और शेष प्रांतों में एक ही हाउस रहा। विधानसभा में सबसे ज़्यादा सदस्य बंगाल में थे 250 और सबसे कम पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में 50 थे। विधान परिषद के सदस्यों में भी सबसे ज़्यादा बंगाल थे, वहाँ 65 लोग थे और सबसे कम असम 22 था। विधानसभा के लिए चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति थी, जनता चुनेगा, लेकिन उसकी पद्धति अलग अलग प्रांतों में अलग अलग थी। न्यूनतम कितना मालगुजारी कोई भरता है, जमीन का टैक्स, या कितना मकान किराया देता है, इसके आधार पर मताधिकार दिया गया था। किसी की सैनिक सेवा, शैक्षणिक स्तर को भी ध्यान में रखा गया था और कुल मिलाकर 13% था पिछले वाले में, वो बढ़ के 14% जो है लोगों को मताधिकार दिया गया। मुसलमान, सिख, आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई और यूरोपियों के लिए अलग क्षेत्र निर्धारित किए गए। हिंदुओं के साथ दलितों को शामिल करके उनको मताधिकार दिया गया। पूना पैक्ट हो गया था, इसलिए जमींदार, विश्वविद्यालय, वाणिज्य, श्रमिक और उद्योग के क्षेत्र से भी लोग अलग अलग चुने जाने लगे और कुछ स्थानों को महिलाओं के लिए भी आरक्षित रखा गया। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, जबकि विधान परिषद को अस्थायी सदन बना दिया गया। विधान परिषद के सदस्यों का वही जैसे राज्य परिषद का था 9 वर्ष का, लेकिन 1/3 सदस्य प्रति तीसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते थे और विधान परिषद के अधिकांश सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुने जाते थे। अब आइए, प्रांतीय विधानमंडल प्रांतीय और संवर्ती सूची पर पहले ही बता चुके हैं कानून बना सकती थी, और यदि दोनों में विवाद हो जाए तो केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून ही लागू होगा। अब जरा भारत शासन अधिनियम 1935 जो आप पढ़े उसको समराइज कर देते हैं। देखिए, एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना, जिसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में विभाजन। भारत के प्रांत, चीफ कमिश्नर और देशी रियासत को मिलाकर, मतलब भारत के प्रांत, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र और देशी रियासत को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना। बर्मा को भारत से अलग करने का प्रावधान। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त और उत्तरदायी सरकार की शुरुआत। केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ, संघीय विषयों तथा आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों में विभाजन। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार। दलित, महिला वर्ग और मजदूरों को पहली बार मिला। एक लोक सेवा आयोग की स्थापना। कैसे? तो केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग, राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग, अगर 2 राज्य कहे तो उनके लिए संयुक्त सेवा आयोग। संघीय न्यायालय की स्थापना, एक रिजर्व बैंक की स्थापना। इंग्लैंड में भारतीय परिषद समाप्त और अब उनको सचिव को सलाहकार दिया जाने लगा। 11 में से 6 राज्यों में द्विसदनात्मक, जो कि बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम था। ये था इसका समरी। अब इस पर कथन, नेहरू जी ने कहा कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित सरकार है। कई ब्रेक हैं इसमें, कहीं वायसराय को प्रभावी कर दिए, कहीं हस्तांतरित विषय बना दिए, लेकिन इंजन में है ही नहीं इसमें, कौन इसको लेके आगे बढ़ेगा। और मोहम्मद अली जिन्ना कहा, पूर्णतः सड़ा एवं मूल रूप से बुरा। जानकारी कम है इसलिए ज़्यादा नहीं बोल पाया। अब आइए, इस एक्ट के द्वारा जो 1937 में चुनाव हुआ तो उसमें क्या हुआ। तो इस अधिनियम के अंतर्गत फरवरी में 1937 में 11 प्रांतीय विधानमंडलों का चुनाव कराया गया, जिनमें कुल 1585 सीटों में से कांग्रेस 711 सीट जीता। देख लीजिए, अभी भी 2/3 बहुमत उसको नहीं मिला, आधा भी नहीं मिला है। 7 दूना 14 और 11 दूना 22। तो जनता जब भी क्या कहते हैं आपको प्रशासन के लिए चुनेगी तो उस समय उसका मत अलग हो जाएगा। मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। कांग्रेस को बंबई में आधे स्थान प्राप्त हुए और असम और पश्चिमोत्तर सीमा में वह सबसे बड़े दल के रूप में उभरा। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग ने गठबंधन बना करके सरकार बनाया।
सिंध में सरकारी सहयोग और गठबंधन से सरकारें स्थापित हुई, सरकार के मनोनीत सदस्य और ये मिलकर के बनाए। अब देखिए सरकार का जो गठन हुआ 37 के आधार पर। मद्रास के गवर्नर सी राजगोपालचारी बनाए गए कांग्रेस, बंबई के गवर्नर बाला साहेब गंगाधर खरे बनाए गए गवर्नर, मध्य प्रांत एवं बरार के नारायण भास्कर खरे बनाए गए कांग्रेस, बिहार के श्री कृष्ण सिन्हा को बनाया गया कांग्रेस, संयुक्त प्रांत में पंडित गोविंद बल्लभ पंत को बनाया गया कांग्रेस। ये सारे लोग एक तरह से सरकार का मुखिया हुए, मुख्यमंत्री एक तरह से। देख लीजिए, सी राजगोपालचारी, बाला साहेब गंगाधर खरे, नारायण भास्कर खरे, रविशंकर शुक्ला, श्री कृष्ण सिन्हा और पंडित गोविंद बल्लभ पंत। अब आइए आगे, वो तो उतना फोटो 5 लोगों का दिए। सिंध में गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह, मुस्लिम पीपुल्स पार्टी, अल्लाह बख्श सुमरो इत्तेहाद पार्टी, ये 2 देख लीजिए, और मीर बंदे अली खान अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, ये इनके सरकार में शामिल हुए। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में डॉक्टर खान को बनाया गया जो कि मिली जुली सरकार थी। असम में सादुल्ला, लेकिन उनके इस्तीफे के बाद गोपीनाथ बारदोली को बनाया गया, मिलीजुली सरकार थी। उड़ीसा में विश्वनाथ दास कांग्रेस से बने। पंजाब में सिकंदर हयात खान, ये सब मुख्यमंत्री हैं एक तरह से समझिए, मिलीजुली सरकार। और बंगाल में फजलुल हक, मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी। ये हैं डॉक्टर खान साहब, मोहम्मद सादुल्ला, गोपीनाथ बारदोलोई, कृष्णचंद्र गजपति उड़ीसा, विश्वनाथ दास देख रहे हैं सीएम हैं ये, सिकंदर हयात खान पंजाब से, और अब्दुल कासिम फजलुल हक। 28 महीना तक शासन में रहने के बाद कांग्रेस ने 8 राज्यों से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उसके कारण ये थे कि कांग्रेस का कहना था कि बिना हमसे पूछे आप द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल क्यों हो गए, क्योंकि अब तो जब मेरी सरकार है, आप कहते हैं स्वशासन है, तो फिर आपको हमसे पूछना चाहिए। दूसरा, कांग्रेस के द्वारा युद्ध के उद्देश्य की घोषणा की उपेक्षा की गई कि हम आपका कोई उद्देश्य नहीं सुनना चाहते। और कांग्रेस कहा कि पहले ये काउंटर गारंटी दीजिए कि युद्ध के बाद हम भारतीयों को स्वतंत्रता दे देंगे, अगर नहीं देंगे तो हम आपसे इस्तीफा देते हैं। तो इस घटना के आधार पर कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया। तो दोस्तों, हम लोग जो है आज 4था पार्ट पढ़े, इसमें 5वां पार्ट आज हम लोग पढ़े, और अब इंतज़ार करिएगा, इसके बाद 6ठा और एक 7वां आएगा, तो थ्योरी पूरा, और उसके बाद फिर क्वेश्चन पे जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।